नमस्कार। तो आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा सह विषय है हिंदी व्याकरण में भाषा। भाषा, हम भाषा का प्रयोग करते हैं और हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करता है। तो आज हम हिंदी के संदर्भ में भाषा का ज्ञान यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? भाषा भास धातु से मिलकर बना है और भास धातु में भाष का अर्थ होता है भाषण करना या बोलना या कहना। तो हम कोई भी अपने कार्य को संपादित करने के लिए हम भाषण करते हैं, बोलते हैं और आपस में अपने विचारों का जब आदान प्रदान करते हैं तो हमारी बात एक दूसरे तक पहुंचती है और उसके माध्यम से हम हमारे कार्य का संपादन होता है। तो इस तरह भाषा की परिभाषा हम यहाँ पर जानते हैं क्या कि मनुष्य जिस माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। तो हमने यहाँ पर यह जाना क्या कि मनुष्य जब जिस माध्यम का प्रयोग अपने विचारों का आदान प्रदान के लिए करता है, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाता है, विनिमय करता है और उसके माध्यम से कार्य जो संपादित होते हैं उसे कहा जाता है भाषा। भाषा के प्रकार, तो भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार माने गए हैं। पहला प्रकार है भाषा का मौखिक भाषा। मौखिक का अर्थ होता है बोलकर समझाना, अर्थात आपस में बोलना। जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसके पश्चात वह सुनकर और उस भाषा को सीखता है, क्योंकि भाषा अनुकरणीय है और अनुकरण के माध्यम से वह भाषा को मौखिक रूप से सर्वप्रथम सीखता है। उसके पश्चात लिखित भाषा। तो लिखित भाषा द्वितीय प्रकार है भाषा का, जिसमें लिखकर जो है ध्वनि चिन्हों को जानकर लिपिबद्ध करके हम भाषा को लिखित माध्यम से सीखते और समझते हैं। अर्थात जैसे पत्र, किताब या हम कोई ऐसा माध्यम चुनते हैं जिससे हम जहाँ पर हम ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप से समझ सके, तो वह जो है भाषा का लिखित प्रकार है। और उसके पश्चात है सांकेतिक। तो सांकेतिक भाषा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है और वह जब उसके पास कोई भाषा नहीं होती तो वह इशारों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने इशारों का प्रयोग करता है और इशारों से अपनी बात समझाने का प्रयास करता है। वह मूक होता है, या हमने कई बार मूक अभिनय देखा होगा। तो चलचित्र में मूक अभिनय के माध्यम से वह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो इस तरह की जो भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं भाषा की इकाइयाँ। अभी हमने देखा था भाषा के प्रकार मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसके पश्चात अब हम देखेंगे भाषा की इकाइयाँ। भाषा की इकाइयाँ में सबसे पहले हम प्रथम स्वरूप में भाषा को जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले उसके प्रथम चरण से हम प्रारंभ करते हैं। कोई बच्चा जब विद्यालय जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले वह लिखित माध्यम से वह अपनी भाषा को पहचानता है और सीखता है। तो हम हिंदी भाषा के संदर्भ में, क्योंकि हम भारत देश के निवासी हैं और यहाँ की भाषा जो है वह अधिकतर हिंदी है, तो हिंदी जो है हम उसके संदर्भ में वर्ण के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन संभव नहीं है उसे वर्ण कहते हैं। तो हम क्या देखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, या हम जिसे अक्षर भी कहते हैं, जिसका विभाजन जो है वह संभव नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हमारी भाषा में स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन, स्वर में अ, आ, इ, ई, तो इसके अलावा इसका और विभाजन संभव नहीं है। वहीं पर हम यदि व्यंजन की ओर ध्यान दें तो व्यंजन क्या है? क जो है वो क हलंत है, क में लगा हुआ हलंत है, और अ जो है उस स्वर से मिलकर क बना हुआ है। इस तरह से व्यंजन का क से ग तक का जो पूरा संपूर्ण अक्षर जो है वह वर्ण के माध्यम से, वर्ण के स्वरूप में हम पहचानते हैं और जानते हैं। यहाँ पर भाषा की द्वितीय इकाई है शब्द। तो अभी हमने देखा था वर्ण और इसके पश्चात द्वितीय इकाई है
शब्द। शब्द जो है वह वर्णों के मेल से बनता है। तो हम शब्द की यहाँ पर परिभाषा देखते हैं कि शब्द क्या है। तो शब्द जो है वर्णों का सार्थक मेल है, जो शब्द कहलाता है। क्या वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। सार्थक, अब यहाँ पर एक शब्द आया है सार्थक। सार्थक का अर्थ होता है सही अर्थ देने वाला। तो वर्णों का मेल तो हो, लेकिन जो अपना सही अर्थ दे वही शब्द कहलाते हैं। जिस तरह से हम उदाहरण में यहाँ पर देख रहे हैं कि ल क म, यहाँ पर वर्णों का मेल तो हुआ है, यहाँ पर वर्णों का मेल तो हुआ है, किंतु यह अपना सही अर्थ नहीं दे रहा है, यह सार्थक नहीं है, इसलिए यह शब्द की गिनती में नहीं आएगा। लेकिन यदि हम उलट पलट कर इसे सार्थक अर्थ देने लगे तो सार्थक, यह सही अर्थ देने वाला यह शब्द यहाँ पर बना कमल, और यह इससे ही कलम भी बन सकता है। इसका अर्थ हम यदि लें, अगर हम कलम कमल कहें तो हम इसे फूल की संज्ञा देंगे, और कलम कहें तो इसे अंग्रेजी भाषा में पेन कहा जाता है। तो इस तरीके से कमल और कलम जो है यह सार्थक शब्द हैं, और इसका अर्थ इसके उच्चारण से हम इसका सही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो हम शब्द किसे कहते हैं, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। भाषा की यहाँ पर तृतीय इकाई, हमने प्रथम इकाई जाना वर्ण, द्वितीय इकाई जाना शब्द, और उसके पश्चात भाषा की तृतीय इकाई जो है वह वाक्य है। इस तरह से जो बच्चा होता है वह धीरे धीरे जो है क्रमवार अलग अलग सोपानों पर चढ़ता है और भाषा की इन इकाइयों को सीखता है। तो तृतीय इकाई है वाक्य। वाक्य जो है उसको परिभाषित किया है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कि शब्दों या पदों का क्रमबद्ध सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। अभी हमने शब्द बनाते समय सार्थक शब्द का हमने अर्थ जाना था, सही अर्थ देने वाला। अब यहाँ पर एक शब्द और जुड़ा है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का अर्थ होता है जो व्याकरण के आधार पर वाक्यों को रचने के जो नियम हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में वाक्य को रचने का नियम है क्या, कि सर्वप्रथम कर्ता, उसके पश्चात कर्म, और उसके बाद क्रिया या अन्य कारक जैसे विशेषण हैं, और इस तरह से हम वाक्यों को पूर्ण करते हैं। लेकिन व्याकरण का नियम कहता है कर्ता, कर्म और क्रिया के माध्यम से हम किसी वाक्य को पूर्ण करते हैं, और उसमें कारक चिन्हों का भी जब हम पूर्णतः प्रयोग करते हैं तो वह पूर्ण वाक्य बनता है। तो ये क्रमबद्ध जो स्वरूप है, व्याकरण के जो नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए सार्थक, जो सही अर्थ देने वाला शब्दों या पदों का जो मेल है वह कहलाता है वाक्य। हम अब इसे उदाहरण से जानेंगे कि वह लड़की सुंदर है। तो यहाँ पर यह वाक्य सार्थक है और क्रमबद्ध भी है। यहाँ पर विशेषण का प्रयोग किया गया है कि वह लड़की क्या है, सुंदर है। तो वह लड़की सुंदर है, यह सार्थक भी है क्योंकि यह अपना सही अर्थ दे रहा है। इसको पढ़ने से यह पता चलता है कि यहाँ पर कोई लड़की है जो वह सुंदर है। किंतु यहाँ पर हम यह वाक्य सही है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं एक वाक्य लिखा हुआ है क्या, कि राम कलम से खाता है। अब वाक्य को रचने की एक अलग ही और भी पद्धति है। तो उस पद्धति में एक चीज आती है अयोग्यता। अगर कोई वाक्य जो है वो अयोग्य है, अयोग्य का अर्थ यह होता है कि वह क्रमबद्ध तो है लेकिन सार्थक भी है, उससे हम अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो घटना कभी पूर्वकालिक स्वरूप में घटी ही नहीं है, लेकिन उसे भी वाक्य के स्वरूप में अगर लिख दिया जाए तो उसे भी वाक्य की संज्ञा नहीं दी जाती है। इसे हम उदाहरण से समझेंगे कि जिस तरह से राम कलम से खाता है। अब राम जो है वह कलम से कैसे खाएगा, या तो कोई भी व्यक्ति हो वह या तो चम्मच से खाता है या तो हाथ से खाता है। तो क्योंकि यह घटना पूर्वकालिक नहीं है, पूर्व काल में कभी किया नहीं गया, पारंपरिक रूप से यह मान्य नहीं होगा, किंतु यह क्रमबद्ध और सार्थक है। तो इसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने अयोग्य वाक्य की संज्ञा दी है। जो घटना न घटित हो उस पर भी अगर वाक्य बना दिया जाए तो वह क्रमबद्ध और सार्थक होते हुए भी उसे वाक्य की संज्ञा नहीं दी जाएगी, उसे गलत वाक्य माना जाएगा। तो इस तरीके से हमने हिंदी व्याकरण के रूप में सबसे पहले भाषा पढ़ा,
भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। उसके बाद हमने भाषा की सोपान पढ़े, इकाइयाँ पढ़ी, और उन इकाइयों में प्रथम था वर्ण, उसके पश्चात हमने शब्द जाना। तो वर्ण क्या है? सब भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई है, और जो है वर्ण को जब हम मिलाते हैं तो वह शब्द बनता है, और सार्थक मेल, जब वह सही अर्थ देने वाला जो मेल होता है वह कहलाता है शब्द, और उन्हीं सार्थक शब्दों का जो क्रमबद्ध सार्थक मेल जो कहलाता है वह कहलाता है वाक्य। तो इस तरह से हमने भाषा की इन इकाइयों को इन उदाहरणों के माध्यम से समझा। हम भाषा के अन्य और इकाइयों को आगे समझने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।